नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स सामान्य विज्ञान क्लास 6 से 12 ओल्ड और न्यू दोनों मिला हुआ है। ठीक, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट विषय सूची मात्रक समापन अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिएगा प्लीज। गति भी अपलोड कर दिए हैं। इस बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम भी अपलोड कर दिए, 3 पार्ट अपलोड कर दिए हम। कार्य तथा कार्य ऊर्जा और शक्ति अपलोड करेंगे अभी जस्ट। ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति में भी ऑल टू ऑल अपलोड नहीं करेंगे, कार्य करेंगे, ऊर्जा करेंगे और शक्ति करेंगे, तब उसके बाद ये दोनों एक साथ होगा। ठीक है, इसे इतना बड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा। चलिए चैप्टर पे मिलते हैं। चलिए, कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर 4 कार्य ऊर्जा शक्ति में पहले फिर 9 क्लास का है कार्य ऊर्जा। ठीक है, क्लास 10 में भी ऊर्जा के स्रोत हैं। क्लास 11 चैप्टर 5 में कार्य ऊर्जा शक्ति है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक क्रियाएं करता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक क्रियाएं करता है, जैसे साइकिल चलाना, पुस्तक पढ़ना, मैदान में खेलना, बातचीत करना, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना आदि। साधारण भाषा में इन सभी क्रियाओं को कार्य कहते हैं। सब क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार कार्य तभी किया हुआ माना जाता है जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में विस्थापन होता है तथा सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? कार्य वह भौतिक क्रिया है। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें बल लगाकर किसी वस्तु को कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें बल लगाकर किसी भौतिक को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, उसी को बल कहते हैं। ठीक है, बल की परिभाषा हो गई। ओके, चलिए कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। कार्य का जो है वैज्ञानिक संकल्पना। विज्ञान के अनुसार कार्य होने के लिए निम्नलिखित 2 दशाओं का पूरा होना आवश्यक है। 2 दशाओं का पूरा होना आवश्यक है। विज्ञान के अनुसार कार्य होने के लिए निम्नलिखित 2 दशाओं का पूरा होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, यदि उपयुक्त में से कोई भी स्थिति पूर्ण नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया माना जाता है। चलिए ठीक है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य W बल के परिणाम F तथा बल की दिशा में चली गई दूरी S के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोला? किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य W बल के परिणाम F तथा बल की दिशा में चली गई दूरी S के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर F गुना S, W बराबर F गुना S। ठीक है, चलिए देखिए, फोटो के द्वारा समझाया गया भी है। फोर्स लगा रहा है, बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने से वह बल की दिशा के साथ थीटा कोण पर S दूरी तक विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा? क्या? W बराबर बड़ी F cos थीटा गुना S। ठीक है, फिर देखिए यहाँ कैसे cos थीटा है। बल की दिशा के साथ थीटा कोण का विस्थापन कार्य में केवल परिणाम होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। कार्य में परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। ठीक है, चलिए कार्य के मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, 2 लाइन। SI पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। SI पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। W बराबर F गुना S। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, अर्थात यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। अर्थात यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है।
सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। कार्य के प्रकार। किसी वस्तु पर कार्यरत तथा उसके द्वारा वस्तु के विस्थापन की दिशा के मध्य निर्मित कोण के आधार पर कार्य को निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा जाता है। कार्य के प्रकार। किसी वस्तु पर कार्यरत बल तथा उसके द्वारा वस्तु के विस्थापन की दिशा के मध्य निर्मित कोण के आधार पर कार्य का निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा जाता है। निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा जाता है। ठीक, चलिए आइए कौन कौन प्रकार 3 प्रकार देखते हैं। तीनों को पहले देखते हैं। धनात्मक कार्य क्या होता है? धनात्मक कार्य। चलिए, धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क। यदि बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 0 से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। यदि बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 0 से अधिक तथा 90 से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। आइए ऋणात्मक का कार्य। ऋणात्मक कार्य निगेटिव वर्क। यदि बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 270 से कम हो, ठीक है, देख लीजिए, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। उदाहरण, जब किसी वस्तु को खुरदुरे धरातल पर खींचा जाता है तब घर्षण बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए शून्य कार्य। चलिए शून्य कार्य भी पढ़ते हैं। शून्य कार्य जीरो वर्क। जब बल तथा विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं तब बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। उदाहरण, यदि कोई कुली सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफार्म पर चल रहा है तो कोई कार्य नहीं करता है क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत होता है। चलिए वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर बल की दिशा सदैव पिंड के गति के लंबवत होती। क्या बोला? वृत्ताकार पथ, वृत्त जैसे गोल, वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर गोल जैसे गोल 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 घूमते रहे। पिंड पर बल की दिशा सदैव पिंड की गति लंबवत होती है, अतः वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। जब विस्थापन शून्य होता है तब कार्य शून्य होता है। जब विस्थापन शून्य होता है तो कार्य शून्य होता है। उदाहरण, यदि कोई उत्तल 150 kg द्रव्यमान के भार के कुछ समय तक अपने कंधे पर लगाकर उठाए खड़ा है तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। यदि बल शून्य है तो किया गया कार्य शून्य होगा। उदाहरण, किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल नहीं करता है क्योंकि चिकने तल पर घर्षण नगण्य होता है, अर्थात इस स्थिति में किए गए कार्य को शून्य माना जाएगा। यदि बल शून्य है तो किया गया कार्य शून्य होगा। उदाहरण, किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता है क्योंकि चिकने बल पर घर्षण नगण्य होता है, अर्थात इस स्थिति में किए गए कार्य को शून्य माना जाएगा। अब पढ़ते ऊर्जा के बारे में। ठीक, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन कार्य से किया जाता है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन कार्य
कार्य से किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक बोलेगा तो किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बड़ा 10⁻³ जूल होता है। 10⁻³ जूल होता है। ठीक, चलिए। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। प्रकृति में ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है। प्रकृति में जो ऊर्जा है अनेक रूपों में पाई जाती है, जिनमें से ऊर्जा के कुछ सामान्य रूप निम्नलिखित हैं। प्रकृति में ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है, जिनमें से ऊर्जा के कुछ सामान्य रूप निम्नलिखित हैं। ऊर्जा की भी रूप है। ठीक, पहले यांत्रिक ऊर्जा पे पढ़ते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक, चलिए। उदाहरण: गतिशील कार की ऊर्जा, छत पर रखी पानी की टंकी में पानी की ऊर्जा आदि यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, चलिए, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हो गया। आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसके ताप या आंतरिक बलों के कारण संचित की गई ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसके ताप या आंतरिक बलों के कारण संचित की गई ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा। फिर आंतरिक ऊर्जा और है कुछ। अतः प्रत्येक वस्तु में अणु उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष कंपनशील होते हैं। वस्तु में अणुओं की गति के कारण गतिज ऊर्जा तथा आणविक बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा उपस्थित होती है। वास्तव में वस्तु की आंतरिक ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक है जी, 3 नंबर पर तीसरा ऊर्जा उसमें तथा तापीय ऊर्जा के बारे में कुछ जान लीजिए। जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है। जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है या किसी वस्तु के तप्त अवस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के तप्त अवस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं के अव्यवस्थित विचरण के कारण उत्पन्न होती है। किसी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं के अव्यवस्थित विचरण के कारण उत्पन्न होती है। भाप में ऊष्मीय ऊर्जा होती है। भाप इंजन में ऊष्मा उपयोगी यांत्रिक कार्य करने में प्रयुक्त होती है। ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण की मूल धारणा इस लक्षण में प्राप्त की जा सकती है कि 1 किलोग्राम जल 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऊष्मीय और तापीय ऊर्जा के बारे में हो गया। चलिए, अब रासायनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, किसी रासायनिक यौगिक की ऊर्जा तथा उस रासायनिक यौगिक की रचना करने वाले तत्वों की ऊर्जा में अंतर को रासायनिक यौगिक कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी रासायनिक यौगिक की ऊर्जा तथा उस रासायनिक यौगिक की रचना करने वाले तत्वों की ऊर्जा में अंतर को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा रासायनिक यौगिक के परमाणुओं में उपस्थित बंधों के कारण होती है। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक यौगिक के परमाणुओं में उपस्थित बंधों के कारण होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। ठीक है, बोलेगा रासायनिक ऊर्जा किसी रासायनिक यौगिक की ऊर्जा तथा उस रासायनिक यौगिक की रचना करने वाले तत्वों की ऊर्जा में अंतर को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात रासायनिक ऊर्जा रासायनिक यौगिक के परमाणु में उपस्थित बंधों के कारण होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। ठीक है, हम चलिए आप पढ़ते आगे से। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा से कम होती है तो ऊर्जा को अवशोषण होता है तथा इसके विपरीत स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह अभिक्रिया क्रमशः
ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी कहलाती है। उदाहरण: विद्युत सेल की ऊर्जा कोयले या तेल में निहित ऊर्जा जो उसका दहन करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, आइए 5 नंबर विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ऑल टू ऑल ऊर्जा खत्म। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान विद्युत आवेश के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है जो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। विद्युत ऊर्जा के बारे में फिर पढ़ते हैं। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा वो समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है जो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। विद्युत ऊर्जा हो गया। विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब। आइए नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। किसी भी परमाणु के नाभिक का निर्माण न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा होता है। क्या बोला? किसी भी परमाणु के नाभिक का निर्माण होता है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्वारा होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जिस ऊर्जा के माध्यम से नाभिक में संग्रहित रहते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जिस ऊर्जा के माध्यम से नाभिक में संग्रहित होते हैं उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में व्यक्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में व्यक्त होती है। चलिए ठीक है। विखंडन में एक भारी और अस्थायी नाभिक जैसे यूरेनियम U-235 में एक न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा हल्के नाभिकों में व्यक्त हो जाता है। इस प्रक्रम में अंतिम तथा प्रारंभिक उत्पादों के दरम्यान में अंतर होता है और यह दरम्यान क्षति ऊर्जा में रूपांतरित होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिकों के संलयन द्वारा एक हीलियम बनता है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के चारों नाभिकों के कुल द्रव्यमानों से कम होता है। प्रकाश ऊर्जा जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है प्रकाश ऊर्जा कहलाती है, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि से प्राप्त। ठीक है। ऊर्जा के बारे में 7 तरह के पढ़े। आइए फिर है ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा तेज गति से बहती वायु में गतिज ऊर्जा होती है। तेज गति से बहती वायु में गतिज ऊर्जा होती है। वायु की यही ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। तेज गति से बहती वायु की गतिज ऊर्जा होती है। वायु की यही ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों, जल पंप आदि में किया जाता है। वर्तमान में पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करने में भी करते हैं। विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। आइए जल ऊर्जा। बहते जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। बहते जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। इसकी सहायता से विद्युत धारा जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसकी सहायता से विद्युत धारा जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। भारत में लगभग 25% विद्युत जल स्रोतों से प्राप्त होती है। भारत में लगभग 25% विद्युत जल स्रोतों से प्राप्त होती है। आइए जैव भार ऊर्जा। गोबर, गैस तथा कचरे आदि से प्राप्त ऊर्जा को जैव भार ऊर्जा कहते हैं। गोबर, गैस अथवा कचरे आदि से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। इससे मीथेन गैस उत्पन्न होते हैं जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं।
ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ऊर्जा स्रोतों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल आधार सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ऊर्जा स्रोतों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल आधार सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। क्या बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं तथा निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित हैं। E = mc²। ठीक है, जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ठीक है, उपरोक्त समीकरण को द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य संबंध कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान 1 किग्रा हो तो 1 किग्रा हो तो ऊर्जा E = 1c²। 1 × 3 × 10⁸ 9 × 10⁻16 जूल। ऊर्जा व द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तनीय है। ठीक है। अब आइए यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है। किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। यह एक अदिश राशि है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m जो कि वेग v से गतिशील है तब वस्तु की गतिज ऊर्जा K = ½ mv²। ऐसा ही पद्धति में गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल। तथा सीजीएस पद्धति में अग्र होता है। ठीक है, आइए गतिज ऊर्जा के उदाहरण। बंदूक से चली गई गोली में गतिज ऊर्जा होती है जिस कारण वह लक्ष्य को कुछ दूरी तक भेद करती है। बंदूक से चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है जिस कारण वह लक्ष्य को कुछ दूरी तक भेद सकती है। बहते पानी में गतिज ऊर्जा होती है जिसका उपयोग टरबाइन को घुमाने में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को बहाकर ले जाने की क्रिया किया जाता है। गतिशील वायु में गतिज ऊर्जा होती है जिसके द्वारा पवन चक्कियों का संचालन तथा नावों में गति प्रदान की जा सकता है। ठीक है, आइए स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। अब किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण ऊर्जा प्राप्त को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण प्राप्त ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में निहित है जैसे गुरुत्वीय, प्रत्यास्थ, रासायनिक, विद्युत आदि। ठीक है, कहलाता है। आइए स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। बांध में ऊंचाई पर संचित जल में गुरुत्व स्थिति ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से टरबाइन घूमती है। जब हथौड़े को ऊपर उठाया जाता है तो उसमें गुरुत्व स्थिति ऊर्जा संरक्षित हो जाती है जिसके माध्यम से कील लकड़ी को गड़ जाती है। जब घड़ी या खिलौने में चर्बी भरी जाती है तो घड़ी या खिलौने से संबंधित स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा संचित हो जाती है। जब धनुष की डोरी को खींचा जाता है तो डोरी से प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा संचित होती है जिसके माध्यम से तीर को गति प्राप्त होती है।
स्थिति ऊर्जा के भी प्रकार हैं। स्थिति ऊर्जा के मुख्य प्रकार निम्न है। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य वस्तु के गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाने हेतु कार्य करने की क्षमता को गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यह कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाने हेतु कार्य करने की क्षमता को गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इस गुरुत्व स्थिति ऊर्जा U बराबर mgh, स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, h बराबर ऊंचाई। किसी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होता है। वस्तु के भार के बराबर होता है। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा वस्तु में उसकी प्रत्यास्थ गुण के कारण उपस्थित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा वस्तु में उसकी प्रत्यास्थ गुण के कारण उपस्थित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। U बराबर ½ kx², k बराबर स्प्रिंग का बल नियतांक, x बराबर स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं। ठीक, कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया, शक्ति भी नहीं पाया। चलिए शक्ति को देख लेते हैं। कार्य व ऊर्जा व शक्ति भी देखना जरूरी है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरित की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरित की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई कर्ता t समय में W कार्य करता है तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय P बराबर W/T होता है। शक्ति का मात्रक वाट तथा वाट का प्रतीक W है, जो कि जेम्स वाट के समान में रखा गया है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। व्यवहार में किलोवाट का मेगावाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है, साधारणतः मशीनों को शक्ति की अश्वशक्ति से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।